गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, अनूप, समृद्धि वर्मा, गुड मॉर्निंग। मिथुन कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा जी। अभिषेक, गुलशन, निषाद ठाकुर, रोहित प्रताप, तनु कुमारी, शिवम, शशांक, विवेक, भरत लाल चौरसिया, जेएसबी, प्रयागराज, रश्मि, हरिओम, सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, तहे दिल से स्वागत है। मैं गार्गी सारस्वत हूँ और आप सब देख रहे हैं रोजगार विद अंकित सीजीएल की क्लासेस निर्माण बैच। और बताइए क्या बताऊं सुबह की खबर में आपको। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों पे बात करेंगे बढ़िया तरीके से। आज जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे 10-15 नीचे उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन देखना आंसर की तभी जब पहले अपने आंसर टिक लगा चुके हो कि ABCD मेरा इतना बन रहा है, ठीक है। और फिर शाम में जब मैसेज करोगे तो उस हिसाब से बताना कि मेरे इनके जो आपने क्वेश्चन दिए उनमें से मेरे कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वेरी गुड मॉर्निंग गुड्डा, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा। प्रैक्टिस के लिए किसी बुक के चक्कर में मत पड़ो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें भी 2021 और 22 के क्वेश्चन आंसर्स तो मैं खुद दे रही हूं तुम्हें, उससे प्रीवियस ईयर के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उन्हें भी मैं इन्वॉल्व करके बाद में तो मैराथन लेके आनी है ही। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी। एक बार देखना बेटा, एक बच्चा कह रहा वॉइस नहीं आ रही है। देखना गुड्डा, वॉइस नहीं आ रही है। सोना देखना, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसे बोल रहा बालक, वॉइस नहीं आ रही, देखना। गुड मॉर्निंग गुड्डा, गुड मॉर्निंग। एक बार बता दो, थम्स अप करके बता दो वॉइस में। जय भीम बेटा, जय भीम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। 26 जनवरी को ही संविधान इसलिए लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ओके है, ओके है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी के लिए, मतलब 26 जनवरी 1929 बोल रही हूँ क्योंकि 1929 दिसंबर में लाहौर का सेशन होता है। किसका? लाहौर सेशन होता है। यहां तुम्हें बता दूं, ये शायद मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, ये बात बताना भूल गए थे लगता है, तो ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1929 की बात है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन हुआ था। कौन सा सेशन? लाहौर में INC का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। उसमें चाचा जी ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने ये कहा था कि हम आने वाली किसको? आने वाली 26 जनवरी 1930 को, क्या कहा था? 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या कहा था? भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। हालांकि ज्यादा लोगों ने इस बात को सुना नहीं था, ज्यादा लोगों ने इस बात को सुना नहीं था। यहीं इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट सेल्फ रूल की बात की थी, पूर्ण स्वराज, ठीक, इसकी बात की थी। यही कारण है कि फिर चुना गया कि यार 26 जनवरी की वैसे भी एक वैल्यू है, तो 26 जनवरी को ही क्या कर दिया जाए? संविधान लागू किया जाए। तो मुद्दा यह था कि जो बात चाचा जी ने कब के लिए कही थी? 26 जनवरी 1930 के लिए कही थी कि पूरे देश में हम एक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस दिन का बड़ा इंपॉर्टेंस था। तो उस दिन के इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए क्या करा? संविधान सभा ने क्या कर दिया? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया। आ जाए फिर से समझते हैं। आज हमारा टॉपिक चलेगा फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है? तो याद रखेंगे भाग 3 में है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है। आर्टिकल कहां से लेके कहां तक है? तो याद रखना 12 से 35 है। अब बात करते हैं कि यार अगर आर्टिकल 12 से 35 है तो आपने और हमने तो जनरली यार 14 से पढ़े कि 14 से लेके 18, फिर 19 से लेके 22, फिर 23 24, फिर 25 से लेकर 28, फिर 29 30 एक अलग है, और फिर एक 32 है। हमने तो कभी 12 13 पढ़ा ही नहीं, कभी 33 34 35 के बारे में जाना नहीं, तो कैसे कह सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किसके बारे में बात आती है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात आती है।
यानी कि आपको जो बेसिक, वास्तविक, मौलिक, रियलिटी में जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो तो 14 से लेकर 32 तक मिलते हैं, 14 से लेकर 32 तक मिलते हैं। लेकिन उससे पहले 12, 13 में, 33, 34, 35 में उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है। ठीक आ रही है? कहां से लिया है आपने? अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स बाकी राइट्स से, बाकी अधिकारों से कैसे अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स बाकी अधिकारों से कैसे अलग है? इन्हें मौलिक या मूल अधिकार क्यों कहते हैं? इनका प्रोटेक्शन, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो याद रखना, दीज आर बीन प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इनका संरक्षण किसके माध्यम से संरक्षित है? संविधान के माध्यम से संरक्षित है। संविधान के माध्यम से, संविधान के द्वारा संरक्षित है। मतलब एक देश के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल होती है बेटा सरकार एक देश के अंदर। केजीएफ तुम्हें हीरो लगता है, लेकिन केजीएफ सेकंड पार्ट में क्या दिखाते हैं कि इंदिरा गांधी शूट एंड साउट के ऑर्डर दे देती है, शूट एंड साइट, जैसे ही देखो गोली मार दो। ठीक है, वहां से, कहां से? पार्लियामेंट से ऑर्डर निकलता है कि उड़ाओ इसको और कर लो केजीएफ अपने अंडर। तो मामला समझने की कोशिश करो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। अब डर ये था कि जब संविधान वगैरह सब बन जाएगा तो गवर्नमेंट अगर अच्छी आई, मन में अच्छा हुआ तो लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। अगर मन में नहीं हुआ अच्छा तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत होगी। आज से तकरीबन 20 साल पहले के बारे में सोचो, जब मानवाधिकार आयोग नहीं था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं था, पुलिस इतने एनकाउंटर करती थी, जब लगता था केस का बर्डन है, आम आदमी को पकड़ के, जिसने हल्की फुल्की चोरी की हो, जिसने कभी चोरी की और पकड़ में आ गया, अभी उस पे पुलिस वाले पे कोई एकदम प्रेशर चल रहा है, तो क्या हुआ करता था? ये ऐसे मत कहना कि गार्गी मैम ऐसी बातें कर रही है पुलिस के बारे में। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है उस समय की, जो आज से 20 साल पहले की आप देखते हो कि तब ऐसे में जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र थे, वहां किसी को नॉर्मल चोरी के लिए भी पकड़ के रेप केसेस में और इन सब केसेस में फेंक दिया जाता था। आदमी दिख ही नहीं रहा, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एकदम उसके बैंड बजा दी जा रही है बढ़िया तरीके से। फिर जब ह्यूमन राइट कमीशन आया तो उसके बाद इस तरीके की चीजों पे सरकार को जवाब देना पड़ा, पुलिस को जवाब देना पड़ा। ये जो आप कहते हो कि एनकाउंटर करने का अधिकार किस में आता है, एनकाउंटर करने का अधिकार कैसे आ सकता है? आप मुझे बताओ। किसी भी सरकार को कोई अधिकार है कि वो आपको क्या कर दे? आपको जान से मार दे? आपके पास आर्टिकल 21 है जो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, तो कोई आपके जीवन जीने के अधिकार के संग छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? ये बताओ, कोई संभव ही नहीं। एनकाउंटर का अधिकार कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो सेल्फ डिफेंस में करते हैं। आपने कभी सुना है वो ये कहते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया क्योंकि सामने वाला ज्यादा विभत्स कारनामा करके आया था? अरे वो ये कहते हैं सेल्फ डिफेंस में हमने मारा है, क्योंकि वो भी आर्टिकल 21 का ही यूज करते हैं वहां पर कि मुझे भी जीवन जीने का अधिकार है। ये मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, ये भागने का प्रयास कर रहा था, इसने बैक में हम पे गोलियां चलाई, इसलिए हमने अपने जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, आर्टिकल 21 को सुरक्षित रखते हुए रिवर्स में इधर गोली चले। आ रही बात समझ में? तो एनकाउंटर का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चा रोज पूछता है एनकाउंटर का अधिकार बताओ दीदी। अरे कहां से बता दे दीदी एनकाउंटर का अधिकार, जब कोई पैदा ही अधिकार नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ, यहां आ जाओ, अब समझेंगे। तो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 15 तक है, 35 तक है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 के अंदर है स्टेट की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। भाग 12 में है गुड्डा, क्या है सोना? राज्य की परिभाषा। भाग 13 अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून बना है जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो कानून मान्य नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। क्या कहता है? अगर ऐसा कोई भी कानून बना है जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो कानून मान्य नहीं होगा। जैसे सपोज करो ऐसा कानून बना दे सरकार जो मेरे जीवन जीने के अधिकार के अगेंस्ट हो। सरकार ये कह दे कि भाई किसी विशेष परिस्थिति में कहना एक अलग बात है,
जैसे मार्शल लॉ लगता है तब आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है, तब कहा जाता है कि आप साजिश कर सकते हो, सुरक्षा बल उस जगह पे हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। अब सपोज करो कोई ऐसा कानून बनाए सरकार जो मेरे मौलिक अधिकारों को क्या करता हो, खत्म करता हो। जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि अब से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट नहीं देगी, इसका वहन जो करना होगा वो माँ बाप को करना होगा। तो मेरे अनुच्छेद 21A का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। सरकार ने ही तो मुझे ये संविधान के अंदर ये आर्टिकल दिया गया है, मुझे अनुच्छेद 21A, जिसके अंदर कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का अधिकार है, करने का अधिकार है। और वो कौन कराएगी? वो खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो कोई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कोई ऐसा कानून बना दे रहा है, तो फिर ऐसे में वो कानून मान्य नहीं होगा। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 13 के माध्यम से। ये बात याद रखनी है। 33 क्या कहता है? 33 ये कहता है कि पुलिस हो गई, सुरक्षा बल हो गए, डिफेंस फोर्सेस हो गए, इनके मौलिक अधिकार लिमिटेड कर दिए जाते हैं संसद के द्वारा। जैसे क्या लिमिटेड कर दिया जाता है कि इन्हें संगठन बनाने की शक्ति नहीं, संघ या संगठन बनाने की क्या नहीं? शक्ति नहीं। ठीक है, इन्हें ग्रुप बनाने की पावर नहीं है, ग्रुप नहीं बना सकते हैं ये। क्यों नहीं बना सकते बेटा ग्रुप? क्योंकि कारण है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा है। एक पुलिसकर्मी ऑलरेडी सुरक्षा बल का हिस्सा है, किसी न किसी पुलिस दल का हिस्सा है, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस का हिस्सा है। अब आप सोचो, ये मूवीज में जो दिखाते हैं, ये पढ़ते लिखते कहाँ हैं बेवकूफ। ये दिखाते हैं कि 4 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने अपना एक अलग से दल बना लिया है, संगठन बना लिया है, किलर गैंग बना ली है। बोले अपराधियों को कानून के माध्यम से नहीं, अकेले हम ही निपटाएंगे। और वो जैसे ही अपराधियों को देखते हैं और देखते ही उनमें गोलियां मार देते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं, उनको पीटते पाटते हैं। अरे तुम ऐसा कोई संगठन बना नहीं सकते ऑफिशियली, गुपचुप तुमने बना लिया, पता लग जाएगा, लठ टूट जाएंगे तुम पे पुलिस वालों। क्यों? क्योंकि पुलिस हो गई, सुरक्षा बल हो गई, ये ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा है। पुलिस वाले पुलिस दल का हिस्सा है, सुरक्षा बल का हिस्सा है। ठीक है, उस ग्रुप का। अब ऐसे में आप अपना एक अलग संगठन और संघ बना रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सत्येंद्र पूछ रहे हैं मीन्स ऑफ स्टेट डेफिनेशन, मतलब राज्य क्या होता है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य क्या है। राज्य का मतलब है ये पूरा देश। राज्य का मतलब पॉलिटी में स्टेट नहीं होता है, राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, और वो भी पूरे देश की सरकार। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो ये चीज याद रखनी है बेटा 33 में। 34 क्या कहता है? 34 कहता है कि बेटा जी जब मार्शल लॉ आ जाए, क्या कहता है बिट्टू? जब मार्शल लॉ आ जाए, क्या आ जाए? मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ आ जाए तो ऐसे में जब सेना विधि या मार्शल लॉ लग जाए, तो ऐसे में मौलिक अधिकार को संसद क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है, लिमिटेड कर सकती है। मार्शल लॉ आपने सुना होगा, आर्टिकल 144 के तहत लगता है। मार्शल लॉ में लोगों को खड़े नहीं होने दिया जाता। आपने देखा होगा पीएसी पहुंच जाती है, दंगे वंगे हो गए हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि संसद आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर देगी, क्योंकि माहौल ऐसा हो रखा है कि फिर ऐसे में रखा जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है आरएसएस कैसे दल बन गया? अरे पगलू, आरएसएस कोई पुलिस या कोई सेना सुरक्षा बल है जो वो दल कैसे बन गया? आप लोग अपना एक दल बना लो, आपको अधिकार है 19B के तहत, 19C के तहत आपको अधिकार है अपना दल बनाने का, संगठन बनाने का। लेकिन सेना वालों को, पुलिस वालों को, इनको अधिकार नहीं है कि यह अपने लिए एक अलग से ग्रुप बनाए या संगठन बनाए। आ रही बात समझ में? ठीक, आ रही बात समझ में? और मार्शल लॉ समझ पाए? आ जाओ। 35 क्या कहता है? 35 कहता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है किसके पास? संसद के पास है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये सिंपली बात करता है कि ये शक्ति किसके पास है? हाँ, संसद के पास है। ठीक है, तो सिंपली ये यहां आधा लिखा है, मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाकर दंड निर्धारित करने, कानून बनाकर, यहां लिखेंगे कानून बनाकर दंड देने की, दंड निर्धारित करने की शक्ति,
निर्धारित करने की शक्ति। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है आर्टिकल 35 ये कहता है, आर्टिकल 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर आप ये देखते हो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति है, लोग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में कानून बनाकर क्या दंड होगा सरकार के लिए या उस गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए जिसने आपके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन किया है, ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी संसद के पास है। मेरी बात समझे? ये पावर भी किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, तो मैं एक बार फिर से समझाती हूं, फिर से समझ लो। पहले सबसे पहले 12 जो फालतू फालतू हैं उनको समझो। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि स्टेट है क्या, डेफिनेशन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो क्या करता हो, कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट FR का उल्लंघन करता हो वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उल्लंघन करता हो वो मान्य नहीं, उल्लंघन करता हो वो क्या नहीं होगा? वो मान्य नहीं होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। मान्य नहीं यानी क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड। 14 क्या कहता है? सॉरी 14 तो फिर बेसिक में आ जाएंगे। आपका 33 क्या कहता है? 33 ये कहता है कि सेना और पुलिस बलों को संघ बनाने का अधिकार नहीं, पुलिस बलों को क्या बनाने का? ग्रुप बनाने का, अलग से कोई संघ या ग्रुप बनाने का अधिकार नहीं, ग्रुप का अधिकार नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस दल का या सेना दल का हिस्सा हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा जी? फिर बात आती है किसकी? 34 की। फिर किसकी बात आती है? 34 की। वो ये कहता है अगर देश के अंदर सेना विधि कहीं पर लागू हो रखी है, सेना विधि कहीं पर यानी मार्शल लॉ कहीं लगा हुआ है, मार्शल लॉ कहीं लगा है, तो मार्शल लॉ के समय संसद क्या कर देगी? संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर देगी। संसद क्या कर लेगी? आपके फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, सीमित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा का मामला है, नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद 35 क्या कहता है? तो याद रखना 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि भाई अगर आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो किसी को क्या दंड दिया जाएगा, इसके बारे में भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये कानून बनाने का अधिकार भी संसद को है। सब बताऊंगी अभी, क्या कभी मौलिक अधिकार निरस्त नहीं हो सकते हैं या हुए हैं? खूब होते हैं। ठीक है, तो 35 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन यानी वायलेशन, उल्लंघन या वायलेशन, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन या वायलेशन के लिए दंड निर्धारित, पनिशमेंट क्या होगा का अधिकार, निर्धारित करने का अधिकार, निर्धारित करने का अधिकार किसका? संसद का। अधिकार किसका? संसद का। किसका? संसद का। ठीक है ना, निर्धारित करने का अधिकार किसका रहेगा? हाँ, ये संसद का है। कैसे रहेगा? दंड निर्धारित, कानून बनाकर के लिए, कानून बनाकर, यहां लिख लो कानून बनाकर, कानून बनाने का, कानून बनाकर दंड निर्धारित करने का अधिकार संसद का। इतना मेरी बात समझे? अच्छा, अब एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा कि क्या मैम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते, सीमित नहीं होते? होते हैं। आर्टिकल 34 ने क्या कहा कि मार्शल लॉ लग जाए तो फिर सीमित हो जाएंगे अधिकार, है ना? तो ऐसे में जब जब नेशनल इमरजेंसी आएगी, राष्ट्रीय आपातकाल आएगा, तब तक आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, बस 20 और 21 जिंदा रहेगा। कौन सा? 20 और 21। और बताऊंगी 19 भी कब कब जिंदा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? मार्शल लॉ यानी सेना का रूल हो जाए किसी जगह पे। हाँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 20 और 21 जीवित रहेगा हर समय,
क्योंकि कोई भी आपको जीवन जीने के अधिकार से नहीं वंचित कर सकता कि सरकार देखे और गोलियां मार दे। आपको जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है, सभी समझाऊंगी, अभी बताऊंगी, बहुत ध्यान देना है। जो मन में प्रश्न आते हैं आपके, देखो भैया जी भी लिख रहे हैं, सभी मित्र केवल क्लास पर फोकस करें, अनावश्यक कमेंट करके अपना कीमती समय बर्बाद न करें। तो थोड़ा रुका करो, सारी चीजें क्लियर होंगी। मुझे पता है तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगा है। अब मजा आने लगा है तो तुम्हारे दिमाग के कीड़े कुल बुलाते हैं, पर थोड़ी देर, कम से कम आधे घंटे उन कीड़ों को शांत रखो, ठीक है, फिर बताऊंगी। तो मूल संविधान जब बना, कब बना? 26 नवंबर 1949। तब कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 थे, ठीक है। 7 में से एक खत्म हो चुका है, अब 6 हैं। अब कितने हैं? 6। अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। कौन कौन से? आर्टिकल 14 से लेकर 18 जिसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 ये पता होने चाहिए सबको, टिप्स पे होने चाहिए, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, राइट टू फ्रीडम। 23 और 24 ये कहता है कि आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा। और 25 से लेकर 28 कहता है कि आपको धर्म, जो धर्म मानो उसको फॉलो करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। 29 और 30 कहता है कि आपको अपने कल्चर और एजुकेशन का अधिकार है, आपको अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 31 हट गया। कब हटा? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। क्या था ये? संपत्ति का अधिकार था। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल अधिकार था। जब आपका मौलिक अधिकार होता है संपत्ति कमाना, तो सरकार उसको छीन नहीं सकती है। अब आप खुद सोचिए, ये पूरा देश किसका? पूरा देश देशवासियों का। हमने किसको चुना ये देश चलाने के लिए? सरकार को। हम चाहते हैं देश की क्या हो? तरक्की हो। अब ऐसे में मेरे घर के पास से एक फ्लाईओवर जाना है, बहुत महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है, सबने अपनी जमीनें सरकार को दी, बदले में सरकार ने कंपनसेशन देते हुए सबको थोड़ी दूर दूर जगह पे क्या दे दी? जमीनें दे दी, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया था। लेकिन मैं अड़ गई, मैंने कहा मैं ऐसे कैसे ले लेगी मुझसे सरकार, मैं नहीं दे रही जमीन। तो अब मैं क्या कह रही हूं कि मेरा संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, मुझे आर्टिकल 31 मिला हुआ है। मैं ये बातें बना रही हूं कब? 1978 से पहले। ये बिल्कुल वही बात है, केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद भारती जी ने अपनी जमीन सरकार को देने से मना कर दिया था। क्या कहा था? कि मेरे पास आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार है। यही तो बात चल रही थी। तो अब ऐसे में कोई कैसे फिर देश की तरक्की करेगा? सरकार देश की तरक्की कैसे करेगी? अरे भाई, आपको कंपनसेशन में कहीं और जमीन दे दी जाएगी, लेकिन अब मैं कह दूं कि ना साहब मेरे यहां से तो नहीं निकलेगा, तो सरकार फिर बुलडोजर चलवाएगी। और स्पेशली नितिन गडकरी जी इस मामले में बहुत सख्त आदमी हैं। उन्होंने अपने ससुर जी का घर गिरवा दिया था, बोले उड़ा दो, बीच में आ रहा है ससुर जी, बाद में कंपनसेशन मिल जाएगा, फालतू बातें नहीं करनी है। तो आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो सरकार को जब जमीन चाहिए देश की तरक्की करने में, तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो कहा यार इसको मौलिक अधिकार में से हटाओ, इसको कर दो कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब है कि मुझे संपत्ति अपने नाम रखने का एक लीगल राइट है कि ये घर जो है ये मेरे नाम है, इस घर की मालकिन मैं हूं। लेकिन सरकार का जिस दिन मन आए, वो सार्वजनिक कार्यों का, कल्याण का काम कर रहे हो, तो सरकार मुझसे कहेगा गार्गी दे दे, और मैंने कहा मैं नहीं देती, तो कहेंगे बुलडोजर चला दो, 2 दिन का नोटिस मिलता है, घर हटा ले अपना बेटा, मान रही है सामान खाली कर ले, और ये ले कंपनसेशन, यहाँ तेरे को प्लॉट मिल रहा है, और बना बनाया चाहिए तो ये बना बनाया मिल रहा है। अब वहां 3-5 हो ही नहीं सकता है, कंपनसेशन पे बात हो सकती है बस। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया गया, और अब वो किसके अंडर आता है? आर्टिकल 300A के तहत क्या है? एक कानूनी अधिकार है। विशेष तौर पर याद रखना, आपसे पूछे राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है बेटा जी, तो जवाब क्या निकलेगा? इट्स अ लीगल राइट। क्या कहेंगे? इट्स अ लीगल राइट। मेरी बात समझे गुड्डा? हाँ, निशु कह रही है उनकी पत्नी ने उनकी पिटाई नहीं लगाई होगी। बेटा घर में पिटाई खाई होगी, दैट इज द अनदर केस,
ठीक है। देश के लिए जब आप काम करते हो तो वो देश के लिए अलग काम होता है। अब जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो 9 बजे उठना पसंद करते हैं, मैंने क्लास जानबूझ के 8 बजे रखी, क्यों? क्योंकि गर्मी हो जाती है बाद में। तो अब भय में तो मस्ती होगी उनके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो वॉइस भी जाती है, तो उनके अंतरात्मा तो किलसती होगी, लेकिन जॉब इज जॉब, है ना। तो उनकी पत्नी ने उनकी पिटाई लगाई नहीं लगाई, खाना 2 दिन दिया नितिन गडकरी जी को कि नहीं दिया, वो मैटर नहीं करता। ससुर जी बोले कि नहीं बोले, ये भी नहीं मैटर करता मेरा बच्चा। मैटर अब ये करता है कि देश के लिए आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, देश की तरक्की करने के लिए आप किन किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हो। और अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कानूनी अधिकार है, तो ऐसे में तो संपत्ति ली जा सकती है। अच्छा, अतुल कह रहे हैं मैम जी प्लीज ये बता दीजिए, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जिन पे बात हो रही है और ये सब याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये याद नहीं होते, ठीक है। हाँ, कंपनसेशन में बार्गेनिंग हाँ हो जाती है, कंपनसेशन में बार्गेनिंग हो जाती है, ठीक है। कोई संशोधन, अरे पगलुओं, एक बालक कह रहा है मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता, आपने ये बोला कि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो देखो, पॉजिटिव संशोधन हो सकता है, आप मौलिक अधिकारों में कुछ चीजें जोड़ते हो, जैसे बहुत लंबे समय से मौलिक अधिकारों में चीजें जुड़ रही हैं। ये किसका समय था? जब ये 78 की बात कर रही हूं, बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन था? देश के अंदर इमरजेंसी लगी पड़ी थी बेटा उस समय पे, ठीक है ना। देश के अंदर आपको पता हो इमरजेंसी लगी थी 75 से लेकर कब तक? 75 से लेकर 77 तक, 77 तक, ठीक। उसके बाद सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े जिनके तहत ये चीजें की गई हैं। बाकी निश्चिंत रहो, फंडामेंटल राइट में संशोधन होता है, लेकिन पॉजिटिव संशोधन होता है, नेगेटिव संशोधन नहीं होता। मतलब आपके लिए मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है पहले की तुलना में। अभी हम पढ़ रहे होंगे कि पहले कितनी कम चीजें थी, अब कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है संपत्ति का अधिकार जिसे हटाया गया। उसके पीछे का कारण भी आप समझो, पीछे का कारण साफ है कि देश हित या व्यक्ति हित। बताओ आप राष्ट्र हित को ऊपर रखोगे या खुद के हित को ऊपर रखोगे? मैं तो राष्ट्र हित को ही ऊपर रखूंगी। मुझसे कहा जाए कि भाई तुम अंतिम लड़की हो गार्गी और तुम्हें सेना में भर्ती होना है और पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया है, तो बेटा फिर एक समय पे आके आप अपने व्यक्तिगत हित से ज्यादा, ये जितने भी डिफेंस वाले होते हैं ये अपने व्यक्तिगत हित से ज्यादा देश हित को आगे रखते हैं ना। कोई सेना पे क्यों मरना चाहेगा? आप बताओ, किसी को मरने का शौक है? आप बताओ, आदमी कोई ऐसे गर्दन पे इतना चाकू भी रख दे तो सामने वाले की मुंडी उड़ाने का पूरा मन करता है। लेकिन कोई अगर देश के लिए बिल्कुल जानता ही है कि मेरी तो मृत्यु हो ही सकती है किसी भी समय, और जिसकी कश्मीर में एक समय ऐसा था कि कश्मीर में, हम आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है मैंने, तो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर, तो वहां आप जब बात करते हो ना पेरेंट्स से, तो फादर वगैरह से बात करते हो तो बताते हैं जिनकी पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में, कि मैम हमें नहीं पता किधर से मिलिटेंट निकलेगा, कौन सी गोली हमारी खोपड़िया पे लगेगी, हम नॉर्मली जा रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिसको ये सुनिश्चित ही है कि मेरी 2 साल की या 3 साल की पोस्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, तो देश हित से पहले क्या रखा जाता है? राष्ट्र हित। इसीलिए भारत आज तक महान है, इसीलिए भारत अभी तक बना हुआ है, क्योंकि हम देश हित से पहले किसी चीज को नहीं रखते, पहले देश है हमारे लिए और होना भी चाहिए। आओ, आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को दिक्कत करे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कोई आपके बाकी के अधिकारों को छीन रहा है, चाहे सरकार है चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, तो आप कोर्ट में पहुंच जाओ, कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। सारे के सारे आपको याद करने होंगे, इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि ये याद नहीं होंगे, सब याद हो जाते हैं। 10 बार रिवीजन करते हैं तो सारे आर्टिकल याद होते हैं। ये बहुत बेसिक आर्टिकल हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आओ साहब,
अब समझते हैं यहां से, जहां से बेसिक राइट शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 14 समझते हैं। 14 से लेकर 18 क्या है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी, बराबरी की। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, हम सब कानून की नजरों में समान हैं। क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता, हम सब कानून की नजरों में समान हैं। अगर मैंने किसी का मर्डर किया है तो मेरा जो भी धर्म, जाति, लिंग जो भी है, मुझे भी वही सजा मिलेगी जो एक अन्य धर्म के, अन्य जाति के, अन्य सेक्स के, अन्य जेंडर के व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि मुझे समान प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 कहता है। 15 कहता है मेरा धर्म कुछ भी हो, मैं कहीं भी पैदा हुई हूं, मेरी कास्ट कुछ भी हुई, मेरा जेंडर कुछ भी हो, इसके आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, इसके बेसिस पर कभी भी मुझे पब्लिक प्लेसेस में, यहां ऐड करना, पब्लिक प्लेसेस में जाने से नहीं रोका जाएगा। पब्लिक प्लेसेस में जाने से नहीं रोका जाएगा। जाने से क्या नहीं किया जाएगा? नहीं रोका जाएगा। पब्लिक प्लेसेस पे जाने से मुझे क्या नहीं किया जाएगा? नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि मेरी कास्ट, मेरी जाति, मेरे जन्म स्थान के आधार पर कोई मुझे पब्लिक गार्डन में बैठने से मना नहीं कर सकता, कोई मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज करने से मना नहीं कर सकता। मैं एससी से बिलोंग करती हूं, मैं सब कुछ छोड़ो, मैं एक गार्डन में रैग पिकिंग कर रही हूं, मैं एक गार्डन में कचरा उठा रही हूं, मुझे उस गार्डन में जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी बेंच पे बैठने का अधिकार है। चाहे आप सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों को अच्छा न लगे, आप उठ के भाग जाओ, लेकिन ये मेरा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15 के तहत। तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं होगा कि ये कुआं ठाकुर साहब का है, ठाकुर साहब के घर में है तो ठाकुर साहब का है, लेकिन अगर सार्वजनिक कुआं है, सरकार ने बनाया है, तो उसको मैं भी इस्तेमाल करूंगी। ये नहीं होगा कि प्रेमचंद जी की कहानी बनेगी एक और, कि ठाकुर के कुएं पे पानी निकालने का अधिकार किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को नहीं दिया गया और उसका बच्चा मर जाए। ये संभव नहीं होगा। तो पब्लिक प्लेसेस पे, यानी कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहां मेरे साथ धर्म, जाति, मूल स्थान, मेरा मूल वंश जो भी है, मेरा जेंडर जो भी है, उसके बेसिस पे किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कीड़े पैदा हो रहे होंगे दिमाग में, कि देखो हर एक फंडामेंटल राइट के साथ कुछ अपवाद भी हैं, कुछ सीमाएं भी लगी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको गधे की तरह नहीं मिले हुए हैं, यानी गधे की आवारागर्दी को पूर्ण स्वतंत्रता कहा जाता है। अब गधा कह रहा है कि मैं तो एकदम स्वतंत्र हूं, तो मिट्टी में लेट रहा है, कर रहा है ढैंचू 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 ढैंचू, लठ पड़ेगा। क्यों? तेरी ढैंचू ढैंचू से दूसरे को दिक्कत हो रही है। तो याद रखना, आपके फंडामेंटल राइट्स वहीं तक हैं जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि फंडामेंटल राइट्स के नाम पर आप कुछ भी कर सकें। तो हर फंडामेंटल राइट में कहीं ना कहीं कुछ क्या है? कुछ बाउंडेशन है, निर्बाध नहीं है। कुछ क्या है? बाउंडेशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आर्टिकल 14 याद रखना है, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 याद रखना है कि पब्लिक प्लेसेस पे आपके साथ कभी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 याद रखना है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन, जब गवर्नमेंट जॉब निकली, लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के समय पर अवसर की समानता मिलेगी। अवसर की समानता मिलेगी, सबको मौका मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप खुद बताओ ना, आप पुलिस का वो दिए हो, लड़कियों के लिए रेस जो लगती है वो कम होती है, हाइट जो होती है लड़कियों की पुलिस में कम मांगी जाती है, लड़कों की ज्यादा मांगी जाती है। ठीक है, अगर आप इधर बीएसएफ या आर्मी में आप एंट्री मारना चाहते हो और कोई बंदा इधर नॉर्थ ईस्ट से है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी हाइट का मामला बाकी के मुकाबले उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कम है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन आप भी जानते हो अवसर की समानता होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि
कुछ विशेष पिछड़े वर्ग जो हैं उन्हें बराबरी पर लाना है। अब लड़कियों को भी बराबरी पर लाना है तो उनके लिए हाइट कम रखी गई, उनके लिए दौड़ कम लगानी है उनको, क्योंकि बराबरी देखनी है। तो ये विशेष तौर पर याद रखना कि हर फंडामेंटल राइट के साथ कुछ ना कुछ बाउंडेशन है। ये मत कह देना कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर इक्वलिटी मिलती है, पूरी तरीके से इक्वलिटी है, तो फिर बाकी को, किसी को 5 नंबर, किसी को 10 नंबर, किसी को स्पोर्ट्स कोटे से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं, वो सरकार खुद देती है ताकि उस कैटेगरी को प्रमोट किया जा सके। मेरी बात समझ रहे हो? ये मेरी बात समझ रहे हो बेटा जी? ये मुद्दा है, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसको चूं चपड़ नहीं करनी, ये अधिकार सुरक्षित है। आर्टिकल 17 कहता है 17 का खतरा, अनटचेबिलिटी इज बैन। अनटचेबिलिटी इज बैन, 17 का खतरा। 17 क्या कहता है? भैया तुझे है खतरा। छुआछूत की बात करी कि नहीं तुम हमें छू नहीं सकते, तुम निम्न जाति से हो, सामने वाला तुम्हें फिकवा देगा। कहां? सीधे उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें दंड मिल सकता है। और दंड निर्धारित कौन करता है? संसद करती है, आर्टिकल 35 के तहत। अब बताओ कैसे याद नहीं होगा तुम्हें अनुच्छेद? सारे याद होंगे। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। लेकिन कौन सी उपाधियां, कौन से टाइटल मिलेंगे? एजुकेशन और सेना से संबंधित सम्मान मिलेंगे, या जो सरकार सम्मान देगी, सरकार द्वारा दिए गए सम्मान, सरकार द्वारा दिए गए सम्मान। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। पहले क्या होता था? राजा महाराजा, जिसका जो मन आ रहा है कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, अपने आप को कहा मैं ही हूं ईश्वर, यहां पर जिल्ले इलाही। ठीक है साहब, आपको पता है 14 विक्रमादित्य हुए, यानी 14 राजाओं ने अपने आप को विक्रमादित्य कहा। ठीक, और वो भी आप सुनते होंगे ढम 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 बज रहा है कि जहां बना फलाने डिकाने जिल्ले इलाही सल्तनत फलाना आ रहे हैं, पधार रहे हैं। ये इतनी दुनिया भर के जो टाइटल मिलते थे इन्हें, ये सारे टाइटल खत्म कर दिए। अब स्वतंत्रता के बाद जब फंडामेंटल राइट्स आपके दिए जा रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद आर्टिकल 18 के तहत अगर मैं कहीं की राजा रानी भी थी या रजवाड़ों से भी बिलोंग करती थी, किसी प्रिंसली स्टेट से, तब भी मैं ये मुनादी नहीं पिटवाऊंगी अपने नाम के आगे, ये नहीं लिखूंगी। जब मुझसे पूछा जाएगा आपका पूरा नाम, तो मैं ये नहीं लिखूंगी विक्रमादित्य गार्गी सारस्वत, या ये नहीं लिखूंगी कि पापा की परी गार्गी सारस्वत, ना, लिखा ही नहीं जाएगा। कोई टाइटल, कोई उपाधि नहीं लगाई जा सकती। उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल उपाधियां कौन सी एक्सेप्टेड हैं? जो आपने अर्जित की हैं। अर्जित कैसे की हैं? जैसे मैंने पीएचडी की तो मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली, तो एजुकेशन में, विद्या में मुझे जो उपाधि मिली है वो मैं लगा सकती हूँ। सेना से संबंधित सम्मान, जो आर्मी में आपको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, उनको लगा सकते हैं, आप जानते हैं, लगाते भी हैं। और सरकार जो सम्मान देती है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, ये लगा सकते हैं, ये सरकार द्वारा। अच्छा, किसी और देश से भी मैं उपाधि लेने नहीं जा सकती हूँ बिना सरकार को बताए कि मेरे को तो वहां से बुलाया है। और अमेरिका वाले बड़े खुश हैं मेरी 2 वीडियो देख के कि गार्गी मैम बड़े गजब के एग्जाम्पल देती हो आप आओ, आपको हम उपाधि देते हैं गजब का टीचर की। तो ये उपाधि अगर मुझे किसी और देश से मिल रही है, अपने देश की सरकार दे रही है, तो राजी राजी खुशी खुशी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर किसी और देश की सरकार दे रही है तो पहले मुझे पूछ के जाना पड़ेगा भारत सरकार से, वरना मार पड़ेगी मुझ में कि कहाँ दूसरी जगह उपाधि लेने भाग गई है, चल अपने देश में आ वापस। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो अलग मामला है, फेसबुक वगैरह की उपाधि अलग है। ठीक है, हाँ बेटा, आज भी बहुत सारे इलाकों में SC ST के साथ भेदभाव है, ये हम सब भी जानते हैं। आप गांवों में जाइए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं थोड़े दिनों पहले एक केस देख रही थी कि हम देखो कितना समय गुजर चुका है और हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। एक गांव है यूपी के अंदर, पता नहीं मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, वहां पे महिलाएं जब हाई कास्ट की घरों से के सामने से निकलती हैं तो चप्पलें हाथों में ले लेती हैं, जब पूरा गांव का पार करती हैं तब वो चप्पलें पहनती हैं। तो हम ये नकार नहीं सकते कि इस देश के अंदर SC
एसटी के साथ भेदभाव हुआ है, महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, ये हम नकार नहीं सकते। और अगर हम नकारते हैं तो कहीं ना कहीं हम वास्तविकता से आंखें मोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखनी है। बताऊंगी बेटा मिनर्वा मिल्स वगैरह, जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगी तो पूरा बताऊंगी, मेनका गांधी का केस बताऊंगी जिसके चलते आर्टिकल 21 ब्रॉड हुआ, सब बताऊंगी। तो याद रखो, पहले एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करेंगे किसको, आर्टिकल 14 से लेकर 18 को। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 कौन सा अधिकार है बेटा, समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है बेटा, समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी है। क्या है बेटा जी, राइट टू इक्वालिटी, साथ की साथ रिवाइज करना है, राइट टू इक्वालिटी है। अब राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है गुड्डा, तो याद रखना 14 ये कहता है कानून की नजर में सब समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हम सब कानून की नजरों में समान हैं। 15 ये कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी पब्लिक गार्डन में, पब्लिक पार्क में, पब्लिक स्कूल में, ठीक है, मुझे मेरे धर्म, जाति, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, के आधार पर नो भेदभाव, मेरे साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, हाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन यानी गवर्नमेंट जॉब जो निकल रही हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में क्या होगी, अवसर की समानता होगी, अवसर की क्या होगी, समानता होगी। लेकिन आप जानते हैं रिजर्वेशन रखा गया है, वो किस लिए, ताकि बाकियों को अवसर की समानता मिले। 17 क्या कहता है, खतरा, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का एंड, अस्पृश्यता का अंत होगा, अनटचेबिलिटी का एंड होगा, 17 का खतरा। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत होगा, कोई अपने आप को टाइटल्स नहीं देगा, उपाधियों का अंत होगा, टाइटल्स बैन होंगे, कि मैं टाइटल्स बैन होंगे, जो लिखा लेते हैं ना लोग ऐसे करके टाइटल्स नहीं होंगे। आप ये जो लिख देते हैं, क्या आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ियों के पीछे बड़ा लिखते हैं कि माँ का लाडला, माँ का मगरमच्छ। अब फॉर्म भरने में ये टाइटल्स नहीं लगा सकता कि मैं माँ का मगरमच्छ, आगे नाम लिख दिया अमन पासवान, ठीक है, तो ये मामला नहीं हो सकता, ठीक। अमन कहेगा मेरा ही नाम लेना था दीदी। अब आता है 19 से लेकर 22, बहुत रोचक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक पूरा स्लॉट है किसका, स्वतंत्रता के अधिकारों का। 19 क्या कहता है, जिसे आप राइट टू लिबर्टी भी कहते हो। 19A क्या कहता है, 19A कहता है आपको भाषण की आजादी है, भाषण की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, स्वतंत्रता। यहीं पे याद रखना प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, लिखना प्लीज इसको, प्रेस की स्वतंत्रता और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI भी इसके अंदर आता है, पहले के अंदर। 19A क्या कहता है कि मुझे बोलने की आजादी है, वो है ना, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बहुत गजब का शेर है, ये कहता है कि आपको बोलने की पूरी आजादी है। पर बेटा याद रखो, क्या मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं यहां पढ़ा रही हूं, आप में से कोई रिकॉर्ड कर ले, और मैं ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे, मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, लेकिन मैं ऐसे सार्वजनिक रूप से, जैसे राहुल बाबा कर गए, मैं सार्वजनिक रूप से देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकती, उनकी निंदा नहीं कर सकती, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ऐसे किसी भी बयान को नहीं बोल सकती हूं जिससे देश के अंदर जो शांति का माहौल है वो गड़बड़ा जाए। तो 19A ये कहता है आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। हो सकता है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पसंद करती हूं, किसे नहीं करती हूं, अपने दोस्तों में उसके बारे में डिस्कशन करूंगी, आपस में बातचीत करूंगी, ठीक है, लेकिन भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी बोल दूं। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग कुछ भी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आपने देखा होगा कितनी फूहड़ रील बना लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सीन दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब वो कहने लगे हमें तो राइट टू एक्सप्रेशन है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 19A के तहत है। अरे कैसे है बाबा, गधे थोड़ी ना हो जो पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। पूरी स्वतंत्रता तो आवारागर्दी होती है, सब जगह थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं परोस सकती हूं, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज नहीं कर सकती हूं, पब्लिक डोमेन में मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर सकती हूं जो कि सार्वजनिक रूप से सही ना हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 19A किस किस की आजादी देता है आपको? भाषण और अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। न्यूज़पेपर देखा है आपने, छाप देते हैं, न्यूज़पेपर नहीं रुकते हैं, न्यूज़पेपर फट छापते हैं कि राहुल गांधी का हुआ सदस्यता का हनन, राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई, अब राहुल गांधी पता नहीं कितने दिनों में कर पाएंगे। और बीच में कई तो नालायक ऐसे भी न्यूज़पेपर हैं जो ऐसे ब्रैकेट में पप्पू भी लिख देते हैं। यार कैसे लिख सकते हो? तो प्रेस को एक अलग तरीके की स्वतंत्रता होती है, जो प्रेस जिसके माध्यम से इसी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए क्या कर देती है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखती है, लेकिन वो भी सबूतों के बेसिस पे लिखती है। आरटीआई आपको जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी किसके अंदर आता है? 19A के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आ रही बात समझ में? मैम तो क्या अब्यूज वर्ड हम कॉमन पीपल को दे सकते हैं क्या, क्योंकि लोग लड़ाइयों में करते हैं? अंजलि कह रही हैं कि जो लड़ाइयों में हम एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया नाम दे देते हैं कि तू फलाना, कि तू ढिकाना, तो ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये कायदे में इस्तेमाल नहीं होते। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप किसी के मौलिक अधिकारों का, किसी के सम्मान का हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है। लेकिन लोग कोई पहुंचते थोड़ी ना कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, मुझे गाली दे दी। ठीक है, तो 19A। 19B क्या कहता है? आपने अपनी बात रख ली, भाषण अभिव्यक्ति कर ली, प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई। अब आपको शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियारों के, हथियारों रहित, बिना हथियारों के आपको सम्मेलन करने का, आपको कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है। पहला है आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। दूसरा क्या है कि आपको बिना हथियारों के, बिना किसी मतलब वेपन के आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हो। यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका स्वतंत्रता है। सी क्या है? आपको संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आपको एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव बनाने का अधिकार है। आप आरडब्ल्यूओ के स्टूडेंट हो, आप सीजीएल एसोसिएशन बना सकते हो अपना, RWA CGL एसोसिएशन। आप अपना एक संघ बना लीजिए, एक संगठन बना लीजिए कि हम RWA के CGL वाले बच्चे हैं, और आप अपनी बात उठाइए, कुछ भी करिए, आपको ये अधिकार है। लेकिन सेना को अधिकार नहीं है। ये बात ये थी जो मैं समझाना चाह रही थी। ठीक, अब देखो 19A क्या कहता है? आपको बोलने की आज़ादी है, बोल लिए तो उसके बाद आपको बिना हथियारों के एक जगह पर इकट्ठा होने की आज़ादी है। सी क्या कहता है? जब इकट्ठा हो लिए तो अपना ग्रुप ही बना लो, संघ, संगठन या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है। अब जब ग्रुप बना लिया तो ग्रुप बना के घूमोगे कहीं, तो डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। क्या कहता है? 19D क्या कहता है? कि भारत में कहीं पे भी घूमने का अधिकार है। 19E क्या कहता है? जब घूम घाम लिए तो थक जाओगे बेटा, और जब थक जाओगे तो मन करेगा कहीं बस जाएं, कहीं रुक जाएं, तो कहीं भी बसने का अधिकार है। क्या कहता है 19E? भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। 19F जो कि पहले था किसमें संपत्ति का अधिकार था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हट गया। अब ये किधर है आपको पता है? 300A के अंदर है। 19G क्या कहता है? कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे सीक्वेंस में याद होते हैं। 19A बोलने की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी। 19B आपको बिना हथियारों के कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस करने की आजादी। 19C जब कॉन्फ्रेंस कर ली तो ग्रुप ही बना लो भाई, संघ, संगठन बनाने की आजादी, संघ या संगठन बनाने की आजादी। और 19D कहता है जब ग्रुप बना लिया तो ग्रुप के साथ घूमने जाओ, भारत में कहीं भी घूमने की आजादी। लेकिन याद रखना, अब आप ये कह दो कहीं भी घूमने की आज़ादी है, तो गार्गी मैम हम तो जहाँ परमाणु बम रखा है ना उधर देखने जाएंगे, और अधिकार है हमको, तो मौलिक अधिकार है, हमको तो देखना है भैया कैसा है परमाणु बम, दिखता कैसे है, परमाणु बम का रिमोट कैसे है। मार लगेगी। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तुम ये कह दो कि मैं तो कैंट एरिया में घूमने जाऊंगा,
अरे कैसे चले जाओगे भाई, कैंट एरिया में डिफेंस का मामला है, ठीक। तो कहीं भी घूमने का मतलब जहां तक रिस्ट्रिक्शन ना हो वहां तक तुम्हें घूमने का अधिकार है। फिर जब घूम घाम लिए बेटा 19D में, तो 19E कहता है अब बस जाओ कहीं, तो कहीं भी बसने का अधिकार है भारत में। लेकिन पहले क्या आप और हम जम्मू कश्मीर में बस सकते थे? नहीं, आर्टिकल 35 के तहत हमें बसने का अधिकार ही नहीं था, फिर वो हटाया गया, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर जहां जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां वहां आप घर भी खरीद सकते हो, आराम से खरीद सकते हो, तो कहीं भी बसने का अधिकार है। 19F संपत्ति का अधिकार था। अब संपत्ति का अधिकार दो जगह था, 31 में भी था और 19F में भी था, तो हटा दिया गया। कहां है अब? 300A के अंदर है। किस नाम से जानते हैं? कानूनी अधिकार। हाँ, बम लोग उठा लाएंगे, बम उठा लाओगे, सही बात है, तुम तो आताताई औलादें वैसे भी हो, तुम बम उठा लाओगे वहीं फोड़ दोगे कि खेल खेल के देखें कितना भारी है। 19G कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी व्यवसाय का मतलब ये थोड़ी ना चरस गांजा बेचने लग जाओगे, कि गार्गी मैम बोली थी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है भाई। तो चलो पीछे, घर के पीछे गांजा उगा लेते हैं, उसको बेचेंगे मार्केट में, पैसा बहुत अच्छा आता है, इतनी पुड़िया बेचेंगे और घर बैठे 2000 रुपए कमाएंगे, खुद भी फूकेंगे और खुद भी मस्त हो जाएंगे। तो धुएं में याद रखना, आजकल का एक टैग है, आजकल की जनरेशन ये नहीं कहती है दुआ में याद रखना, आजकल की जनरेशन वाले बालक जो हैं वो ये कहते हैं धुएं में याद रखना। वो सुट्टाबाज जो ग्रुप होता है वो कहता है धुएं में याद रखना। तो ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता कि कोई भी व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा काम करने लगो जो इलीगल हो। तो लीगल जो भी काम है, आपका मन है आप लिखाओ, MBA चाय वाली, MBA पानी पताशे वाली, ठीक है, MBA चाय वाला, आप जो मर्जी है वो बेचो। मना कर रहा है कोई कि आप इतने पढ़े लिखे हो कि काहे बेच रहे हो? ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो 19B के अंदर मैंने आपको बताया था, C के अंदर सहकारी समिति, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, ये पहले नहीं था। सरकारी समिति, संघ या संगठन बनाने में वहां सिर्फ लिखा हुआ था आपको संघ और संगठन बनाने का अधिकार है। इसमें ये शब्द कि सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है, ये शब्द कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो याद रखेंगे 97वां संविधान संशोधन किया गया। कौन से नंबर का संविधान संशोधन? 97 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। कोई भी दिक्कत यहां तक में? हाँ ठीक है साहब, आ जाओ आगे बढ़े। हाँ मैम, पेपर वालों को फ्रीडम है तो वो गलत न्यूज़ पर उन पर केस कर सकते हैं, मानहानि के दावे होते हैं, या कई बार वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में वो ये कहते हैं कि हमारे सोर्सेस थे जहां से हमें ये पता लगा, तो वो उनके पास थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, अपने हित के लिए कुछ टाइम पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं क्या? जैसे नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप अपने हित के लिए कैसे यूज कर लोगे कि घर बनाने के लिए? है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी, आपकी थोड़ी, निजी संपत्ति थोड़ी ना, टूटेगी फिर तो वो तो। आओ, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है? पहले 21 से पहले 20 नहीं है, गायब हो गया क्या 20? ठीक है साहब, तो समझो पहले 21 से पहले 20 समझ लो बेटा। 21 से पहले क्या समझ लो? अनुच्छेद 20 समझ लो। अनुच्छेद 20 गायब हो गया है, वो समझो। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप कहते हो कि आपके पास क्या है? आपके पास अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी कि आपके पास क्या है? प्रोटेक्शन है। किस चीज का है? प्रोटेक्शन। अरे ये तो बेकार चल रहा है पेन, ये तो बढ़िया ही नहीं चल रहा। ठीक है, संरक्षण किस चीज का है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज का? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, यानी प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस, यानी आपको, आपने कुछ ऑफेंसेस, अपराध किए हैं, उनके संबंध में कन्विक्शन, दोष सिद्धि से आपको संरक्षण मिलेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। पहली चीज, आपने कोई अपराध किया है तो आपको
कोर्ट के अंदर अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किसका काम है? ये पुलिस का काम है कि वो पता लगाए कि आपने काम किया है, ये कांड आपका द्वारा किया गया है, वो सबूत इकट्ठा करे। ये नहीं हो सकता कि आपको कहा जाए कि नहीं तुम बोलो कि तुमने चोरी करी है, कोर्ट में तुम बोलो। मैं तो यही बोलूंगी एंड तक, मैंने तो नहीं करी है, मैंने करी नहीं है चोरी। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, आर्टिकल 20 है जो क्या कहता है कि मुझे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आई हैव सम प्रोटेक्शन इन केस फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मुझे अधिकार है। कैसे अधिकार है? कि कोर्ट में, न्यायालय में, कोर्ट में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? मुझे बाध्य नहीं किया जाएगा, प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर मेरे ऊपर कोई भी, मैंने अपराध किया है तो उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो मुझे उस समय जो सजा होगी उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। ये नहीं है उससे पहले जो कठोर दंड था या उसके बाद जो दंड आ रहा है उसके बेसिस पे। जिस समय मैंने ये अपराध किया उस समय जो मुझे सजा मिल रही है, तो जिस तरीके की सजा उस समय प्रचलन में है वही सजा मुझे दी जाएगी, हाँ, इधर उधर ये नहीं होगा कि मुझे अलग से दे दी जाएगी। बिल्कुल, मुझे बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, एक अपराध के लिए कितनी बार? एक ही बार सजा मिलेगी। ये नहीं है 2-3 बार देंगे, एक ही बार क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। दूसरा के तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि भैया उस समय मान्य कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, मान्य कानून के हिसाब से सजा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि भैया पहले कठोर कानून था तो इसको कठोर वाली सजा दो। ठीक, पहले सरकार लटका देती थी तो अब लटकाएगी नहीं भाई, जो सजा चल रही है उसके लिए वही सजा मुझे मिलेगी। कोई दिक्कत? हाँ, पूछताछ करती है 3rd डिग्री, वो एक अलग मामला है। ठीक है, चलो, तो ये आज आर्टिकल 20 तक दिमाग में रखना है। कल समझेंगे 21 और कुछ केसेस भी बताऊंगी, वो केसेस याद रखना कि कैसे 21 का दायरा बढ़ा है। ठीक है, सारा रिवीजन करना। मैंने हैंड टू हैंड रिवाइज कराया, ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगी, कल शायद पहुंची नहीं है ये वाली पीडीएफ। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ भी मिलेगी और क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।